हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अपना, बिना टाइम वेस्ट करते हैं चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। सीधी सी बात है। चैप्टर 12 क्या कह रहा है? चैप्टर 12 कहता है कि देखो भाई, मैं हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि सर्कल से रिलेटेड जो भी एरिया है सब अपन इसे पढ़ने वाले हैं। तो जरा ध्यान समझना और बहुत इजीली अपन इसको कर पाएंगे, बहुत आसानी से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊंगा इस चैप्टर के लिए, वो बहुत जरूरी है, आप सबके लिए ध्यान रखना। क्या जरूरी है? कुछ फॉर्मूलाज जो हम पहले करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को डिवाइड करना कि आपको ज्यादा जोर नहीं आए, एक साथ सारे फॉर्मूले लिखवाना मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेरा कॉन्सेप्ट है धीरे 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 सारे फॉर्मूले समझाओ ताकि बच्चों के दिमाग में आराम से घुसते हुए चले जाए। तो आप लोग जिस अकॉर्डिंग समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगी बात एक ही बारी में, ठीक है? सो यहां पर सबसे पहले लिखा मैंने एरिया ऑफ सर्कल। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ सर्कल इज, हम पूरा सर्कल चैप्टर पढ़ के आए। सर्कल में एक ही डायमेंशन होती है आर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं बात कर रहा हूं कितना एरिया है इसका पूरा कंप्लीट। दिस पार्ट इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखना, भूलना मत। अब बात करते हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस की। वही रेडियस है हमारे पास। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है दिस बॉर्डर। क्या सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में कोई डिफरेंस है? तो ध्यान से सुन लो सब, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सम ऑफ कर्व बॉर्डर्स ओनली, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द बॉर्डर्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर। फिर बोल रहा हूं, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सिर्फ कर्व बॉर्डर्स का सम, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द बॉर्डर्स, चाहे वो कर्व है, स्ट्रेट है, कैसे भी है, उन सबका सम कर दो। तो बेसिकली आपके सामने जो मैंने ये वर्ड बोला है सर्कमफेरेंस, वो इन केस ऑफ सर्कल पेरीमीटर के इक्वल ही होता है। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल होते हैं सर्कल में, ध्यान रखना। क्या होता है? 2 पाई आर। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के जस्ट बाद आएगा हमारे पास सेमी सर्कल, यानी कि आधा सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है सर्कल का हाफ। इसमें भी दिस इज द रेडियस एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड डायमीटर। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पूरे के पूरे सर्कल के एरिया का हाफ। इसका सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस पूरे सर्कल का था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन बात करें अगर पेरीमीटर की, तो सर्कमफेरेंस जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर होता है, ये वाला पार्ट तो आएगा ही, दिस पार्ट ये तो आएगा ही, साथ में ये भी आएगा। और हम जानते हैं कि इस वाले पार्ट को कहते हैं पाई आर। और जो नीचे आपने जो लेंथ को काउंट किया था, बिकॉज बॉर्डर तो सारी है ना इसमें, पेरीमीटर का मतलब ऑल द बॉर्डर्स, सर्कमफेरेंस प्लस डायमीटर। सर्कमफेरेंस का मतलब पाई आर हो गया, और डायमीटर का मतलब कितना हो गया? आर प्लस आर, दैट मीन 2r। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज द सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए समझा रहा हूं कि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का डिफरेंस आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो खासकर। चलो अब आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम बनाते हैं तो बीच में एक एरिया बन जाता है। दिस टाइप ऑफ फिगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर किसी पाइप को आप सामने से देखोगे तो आपको ये ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ये खाली पार्ट होता है, यहां पे वो मटेरियल लगा होता है। अगर आप कभी किसी वेल की बात कर रहे हो, किसी कुएं की बात कर रहे हो, तो कुएं को आप कभी हाइट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो ऐसे ही रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। बीच में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, खाली होता है यहाँ पे तो, और यहाँ पे वो सीमेंटेड एम्बैंकमेंट बना होता है। तो बेसिकली ये जो आपके सामने रिंग बनाई है, इसका मुझे कौन सा एरिया निकालना होता है? शेडेड पार्ट है, वही एरिया निकालना है। तो रिंग में होती है 2 रेडियस, एक तो होती है इनर रेडियस, एक होती है आउटर रेडियस। जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा उसमें 2 रेडियस होंगी, आउटर रेडियस और इनर रेडियस। और स्मॉल आर का मतलब क्या है? इनर रेडियस। आउटर रेडियस और इनर रेडियस, जरा ध्यान से सुनना, आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है? इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड थिकनेस। इसको थिकनेस कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो थिकनेस है वो किसके इक्वल होता है? कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो, हमेशा क्या निकलेगा? थिकनेस ही निकलेगा। तो आप ये कह सकते हो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया क्या करना होता है? माइनस करना होता है। आपने पाई कॉमन लिया, बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। यह है बेटा एरिया ऑफ रिंग, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। इसको याद रखना है हमें हमेशा अच्छे तरीके से, इसको नहीं भूलना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखना द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक टायर जो है वो एक रिवॉल्यूशन में, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो बेसिकली टायर को हम सर्कल की फॉर्म में ही कंसीडर कर रहे हैं, और टायर का रेडियस होता है, हम सबको पता है
तो डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा, जानना। दिस इज द डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर कवर होता है। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन। इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से। जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही वो रोटेशन कवर करेगा एक रोटेशन में। आप ऑब्जर्व, अब दिमाग को लगाओ, एक बार काम में लगाओ। ये टायर इस तरीके से रोटेट हुआ और रोटेट होकर के आगे बढ़ा, तो जैसे रोटेशन कवर किया है, इस रोटेशन के अंदर इसने क्या किया? अपना पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस खोल दिया एक तरीके से। तो सर्कमफेरेंस एक तरीके से वो डिस्टेंस की तरह काम में आएगा, और वो जितना उसका खुद का सर्कमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। वो पार्ट जो रोड के टच में घूमता हुआ चल रहा होगा, तो वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा। याद रखना है, मैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब इस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज 12.1 में। पहला क्वेश्चन आता है, द रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 19 and 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो बेसिकली यहां पर उसने बोला कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, आप कह सकते हो इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले का जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है, R2 19 सेंटीमीटर हो गया। और हमें इन दोनों का सर्कमफेरेंस ऐड करके एक थर्ड सर्कल बनाना है जो इन सबसे बड़ा है, और इसका जो रेडियस है वो मैंने मान लिया है कैपिटल R। ये मुझे फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफेरेंस 2 ये इक्वल है सर्कमफेरेंस 3 के। तो सिंपल है, यहां पर सर्कमफेरेंस 1 का मतलब हो गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R। हमें कैपिटल R निकालना था। इन दोनों में 2 पाई कॉमन आया, R1 की वैल्यू 9 है और R2 की वैल्यू 19 है। दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 28 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। ये आपने बड़े आराम से कैपिटल R की वैल्यू निकाल दी, विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अब बिल्कुल ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इजी है। उसने कहा कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। जब इन दोनों के एरिया को हम ऐड करते हैं तो हमें एक थर्ड सर्कल मिलता है जिसका रेडियस क्या है, हमें वो फाइंड करना है। तो आप ये कह सकते हो कि एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। R1 का मतलब कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। आपने पाई लिया कॉमन, बचेगा यहां पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर निकल के आएगा 64 प्लस 36। तो हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 100। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से? 10 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ R इज 10 सेंटीमीटर। ये हमारी कैपिटल R की वैल्यू निकल के आई है, जिसको हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपके सामने एक टारगेट बनाया इन्होंने। दिस इज द टारगेट। अंदर वाला पार्ट गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। हम सबने देखे हैं इस टाइप के फिगर्स, है ना। जनरली शूटिंग वाले पार्ट में आर्चरी अपना कॉम्पिटिशन होता है, उसमें ये काम में आता है। तो यहां पर ही भैया वो आर्चरी वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है। इन द फिगर द आर्चरी टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जो गोल्ड वाले का आप कह सकते हो दिस इज सर्कल 1। मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 हो गया है। इसको व्हाइट कलर से मार्क करते हैं। दिस इज सर्कल 3 एंड दिस इज सर्कल 4 और दिस इज सर्कल 5। टोटल 5 सर्कल है हमारे पास। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, गोल्ड का डायमीटर 21 है, रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ R1। इसने कहा कि जो थिकनेस है वो 10.5 सेंटीमीटर ही है, लिखा हुआ है सामने। एंड ईच ऑफ द आउटर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो बेसिकली थिकनेस भी 10.5 हो गया। तो R2 कितना निकल के आएगा? आपने कहा सर 10.5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। R3 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 10.5 दैट विल बी इक्वल टू 31.5। आप ऐसे ही R4, R5 किसी का भी निकाल सकते हो रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है।
आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हो। इस पे बेस्ड एक केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखो, तो आपको थोड़ा तैयार रहना है उन सब चीजों के लिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी अगर इस पे आएगा तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड। इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन, तो पहले गोल्ड का निकालेंगे, फिर रेड, तो क्योंकि रिंग की शेप में है, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट सब रिंग की शेप में, जो पूरा पूरा सर्कल आ रहा है वो सिर्फ गोल्ड ही है। तो एरिया ऑफ गोल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर ओनली। तो आप कह सकते हो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। पहली बार ध्यान रखना कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि अब कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम चलने वाला है। तो आप ये समझेंगे कि आपको जब कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम पर आपको जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में रख सको उतना एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना। मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 100 जो है वो कट जाएगा इस 5 से, लेकिन नीचे बनेगा 20। मुझे अभी भी डाउट है कि लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो मैंने 100 को कैंसिल करने का सोचा ही नहीं। मैंने इतना सोचा है कि 7 से इसको काट देंगे, 15 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन एक रिस्क लेते छोटा सा, 5 3 15, 5 से कैंसिल 20 टाइम्स, और 2 से 11 टाइम्स, और 2 से कट गया 10 टाइम्स। अब अगर मैं आगे इसको कैंसिल करूंगा 5 से तो 2 आएगा, बेसिकली 2 से डिवाइड करना भी इजी है, पर ये हमारी आदत पड़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में फिर जीरोस को भी काटना शुरू कर देते हैं। आज मैं 10 को कैंसिल करके 2 बनाऊंगा, कल को कभी आपके 1000 या 100 लगा होगा तो आप उसको कैंसिल करके 250 या 625 ऐसा कुछ फिगर ले आए। तो इस टाइप के फिगर को लाकर फिर आपको उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, फालतू अपनी ही कैलकुलेशन में आप खुद फंस जाओगे। तो नीचे जब तक जीरो पूरे पूरे ना कटो तो मत काटा करो। मुझे मालूम था कि 100 कट के 10 बनेगा, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया। अब मैं 10 को हाथ में लगाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ 11 है, 3 है और 105 है। ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको करते करते कैलकुलेशन में समझ में आएगी, और ये बहुत हेल्पफुल भी है आपके लिए, ध्यान रखना। आपने किया मल्टीप्लाई, आपने कहा था देखो 11 मल्टीप्लाई है 3 5 15 1 3 अपॉन में आएगा 10, 11 1 5 55 होता है, 11 1 से 11 हो गया है, 16 1 अपॉन 10 आ, तो आपका आंसर निकल के आएगा एरिया ऑफ गोल्ड इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा बेटा, एरिया ऑफ गोल्ड निकल के आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ये एरिया ऑफ गोल्ड निकल के आ गया। अब अगर मुझे एरिया ऑफ रेड निकालना, तो आप सबको पता है कि सर्कल 2 में से सर्कल 1 का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आपने लिखा एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। हमने सिंपल रिंग वाला फॉर्मूला लगाया है, पाई कॉमन आ गया, बचेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ R2 21 था और R1 10.5 ही था, तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल के आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज 21 प्लस 10.5 एंड a माइनस b इज 21 माइनस 10.5। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, ये 31.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। रिमूव किया आपने, ऊपर कितना आ गया, 100 आ गया, नीचे सॉरी मैंने a प्लस बी a माइनस बी यूज किया। हमेशा जब भी मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलता है, मैं इनका स्क्वायर निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता। a प्लस बी a माइनस बी लगाओ, सबसे बेस्ट काम है और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। ये कट जाएगा 15 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स काट दो, 5 से 20 टाइम्स और 2 से काट देना 10 टाइम्स। तो आपका काम हो जाएगा बहुत ही इजीली, 11 मल्टीप्लाई बाय 315 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन में कितना आ रहा है 10। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 4 9 अपॉन में कितना आ रहा है 10। तो आपका आंसर आएगा 11 5 55 44 44 प्लस 5 कितना हो गया 49 4 103 और अपॉन में कितना आ रहा है 10। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन, दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। आप एरिया ऑफ रेड निकाल चुके हो, आपने एरिया ऑफ गोल्ड निकाला। अब रेड की तरह आप किसका निकाल दोगे, एरिया ऑफ ब्लू निकाल दोगे। ब्लू के लिए क्या करोगे, सेम पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन लोगे, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात है नहीं इसमें, है ना। तो ये सारे के सारे एरिया का बैठ कर निकालना, तीनों के गोल्ड, ब्लैक और व्हाइट का कैलकुलेशन करना सिखा दिया है। हर बार आपके पास a प्लस बी a माइनस बी लगेगा, लगाना, कैंसिल करना, फैक्टराइज, जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में रखोगे उतना आपके लिए फायदा है कैलकुलेशन में। मैं फिर बोल रहा हूं, एंड ऑलवेज फ्रेम ए सिंगल इक्वेशन। कई लोग होंगे जो एरिया ऑफ सर्कल 2 पूरा अलग से निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 1 पूरा अलग से निकालेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे। अरे तुम बहुत लंबा कर रहे हो यार, एक बारी में पूरा खत्म हो जाएगा। ऑलवेज फ्रेम अ सिंगल इक्वेशन, मैथ्स का सिंपल सा रूल है, ऑलवेज फ्रेम अ सिंगल इक्वेशन। इस टाइप की मेंसुरेशन में आपको ऐसे ही करना चाहिए। अ व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। बेटा कार का एक व्हील है, उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अपने कहा रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? The car is traveling at a speed of 66 km per hour and we know that the time is 10 minutes. हमें टाइम दे रखा है 10 minutes है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से 1/6 hours। तो
इस स्पीड से अगर कार चल रही है और 1/6 आवर्स तक चली है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो आप बोलोगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट मीन 66 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दैट विल बी इक्वल टू 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर कार ने कवर किया है, मुझे इतना पता है। कार 11 किलोमीटर चली और 11 किलोमीटर चलने में उसने कितने रिवॉल्यूशंस लगाए, ये सवाल है। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 40, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर होगा, ध्यान रखना। ये डिस्टेंस आ रहा है सेंटीमीटर के अंदर, दिस डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर, और आपके सामने ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, पहले 1000 से तो मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर आपने 100 से किया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक सोचने वाली बात है, मुझे नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं। मुझे ये पता है कि एक रोटेशन में इतना सेंटीमीटर कवर होता है और मुझे ये पता है कि इतने कवर करवाने हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 40। तो आपका आंसर आएगा 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 0 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 10,000 टाइम्स 2 टाइम्स। एक काम करो, 4 2 8 2 16, इन सबसे सो काट दो 625 टाइम्स। अब क्योंकि वो ऊपर है तो ऊपर तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे सारी वैल्यू घटानी थी हमको। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 35, 3 कैरी चला गया, 14 प्लस 3 17 हो गया, 1 42 43 4375। So number of rotations are 4375. This is called number of rotations जो आपने निकाला है। कोई यूनिट मत लगा देना यहाँ पे यार, वो काउंटिंग चल रही है। आपने कितने रोटेशंस लगाए? आपने 4375 रोटेशंस लगाए। तो बेसिकली नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने का सिंपल तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, ये आपने निकाले हैं नंबर ऑफ रोटेशंस। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको इसके बाद जो क्वेश्चन आया वो क्या है। ये 1 मार्कर में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपको बहुत बार आता हुआ मिलेगा। तो आप सैंपल में सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर से भी आपको दिख जाएगा। इसने क्या बोला है, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसका कहना है कि जो पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल। आप बताओ क्या करेंगे? स्क्वायर से कट जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल, और आर इक्वल्स टू निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। तो उसने रेडियस ही पूछा है आपसे, कई बार डायमीटर ही पूछते हैं, व्हाट इज द डायमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 4 यूनिट। बेसिकली यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना गलत है, उसे कुछ यूनिट लिखिएगा, आप लिख देना 2 यूनिट। कितना मेंशन करोगे? 2 यूनिट। तो रेडियस आ गया 2 यूनिट और डायमीटर कितना आ रहा है 4 यूनिट। तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस पूछे डायमीटर पूछे, बता ध्यान से पढ़ना। इन क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है, हम लोग पढ़ते कुछ है लिखते कुछ और है। तो ये चीज हमको नहीं करनी है, वहां पे ध्यान रखना। बस ये छोटा सा एक पार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा था ये हम लोग पहले से जानते थे, कहीं ना कहीं हमने अपनी जूनियर क्लासेस में इन सबको देखा है। लेकिन अब जो आएगा वो आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप इनका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर, लेकिन उनके एरिया वगैरह आप सब पहली बार सीखोगे। जरा ध्यान से सुनना क्या होता है। तो आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सबसे पहले सेक्टर को। व्हाट इज दिस सेक्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली सेक्टर वो एरिया है जो एक सर्कल की 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर एनक्लोज करते हैं। आर्क हम लोग सब जानते हैं, दिस इज आर्क ए बी। अगर मैंने आर्क ए बी बोला है तो उसका मतलब है, ध्यान रखना, ए टू बी। हमें ऐसे मूव करना है, ए टू बी। ऐसे क्यों? क्योंकि मैथ्स में अभी तक आपके सामने जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। तो बेसिकली आपने जो ये ए बी निकाला है, दिस इज आर्क ए बी, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज वे में निकलेगा। ध्यान रखना, किस में निकलेगा? एंटी क्लॉकवाइज वे में। तो इस बात का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहे कि आपको जो यहां पर ये निकालना है वो एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है। मैंने ए बी बोला तो छोटे वाले आर्क की बात हो रही है। बड़े वाले आर्क का नाम है बी ए, B2A, बड़ा वाला आर्क, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस कॉल्ड मेजर आर्क। तो आपके इस 2 रेडियस और आर्क ने मिलकर जो एरिया एनक्लोज किया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर। और जो उधर वाला एरिया इट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। बेसिकली सर्कल के ही पार्ट है ये, क्योंकि आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाता है। तो अब इस एंगल की हेल्प से हम बना सकते हैं। पूरे 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर।
और अगर आपको पता है कि 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 डिग्री में कितना एरिया होगा? आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अगर 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, तो बताओ थीटा डिग्री में कितना होगा? तो आपने कहा सर उसमें होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 एरिया हो गया, तो बताओ थीटा डिग्री में कितना होगा? आपने कहा सर उसमें होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये जो एरिया है ये होता है एक किसके अंदर? थीटा एंगल के अंदर। बेसिकली थीटा एंगल एक सर्कल का कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एरिया कवर कर रखा है थीटा डिग्री एंगल ने, क्योंकि आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, तो बेसिकली सर्कल का एक पोर्शन कवर हो रहा है जो आपके सामने है, आर्क एओबी, सॉरी सेक्टर एओबी। मुझे एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जिस सेक्टर का जो रिस्पेक्टिव एंगल है वो यहां लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, किसका एरिया? दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का एरिया, ध्यान रखना। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मुझे एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर, तो वो होगा सिंपल सा एरिया पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? इस पीछे वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा इसकी वैल्यू होगी 360 माइनस थीटा, और अपॉन में कितना आएगा? 360। तो दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान रखना, वो आपने निकाला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हम एक बार बात कर लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। अगर मुझे इस आर्क ए बी की लेंथ निकालनी है, जनरली उसको एल से कहते हैं। एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। बिल्कुल इसी डेरिवेशन से निकाला गया है। 360 डिग्री में 2 पाई आर, 1 डिग्री में 2 पाई आर अपॉन 360, इसको 2 से 360 कट के आ गया पाई आर अपॉन 180। अगर 1 डिग्री में पाई आर अपॉन 180, तो थीटा में कितना होगा? पाई आर थीटा अपॉन 180। तो बहुत ज्यादा सिंपल है आपके लिए। लेंथ ऑफ आर्क कितना निकल के आएगा? पाई आर थीटा अपॉन 180। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये आपके सामने लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गया, ध्यान रखना बहुत इजीली। लेंथ ऑफ आर्क आपके सामने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपके सामने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके सामने। अपनी कॉपी खोल के तुरंत इनको लिख लो जगह पे। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, और ये वाला पार्ट आपको लर्न रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे आपको एक छोटा सा रिलेशन यहां पे करके दिखाना है। इस रिलेशन को अगर आप समझ जाते हो तो ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिलेशन है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर को मैं सपोज कैपिटल ए मान रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर सेक्टर। अगर मुझे कल को लेंथ ऑफ आर्क पता होता है और मुझे रेडियस पता होता है, तो मैं किस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर को निकालूंगा? तो आप सबका दिमाग एक पार्ट पे काम करेगा। एंड द थिंग इज, आप बोलोगे सर वहां पे आर पुट कर देंगे, पहले वहां से थीटा निकालेंगे, क्योंकि एल हमें पता है तो हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा पता नहीं कैसा इंप्रॉपर सा एंगल आएगा जिसको आपको डेसिमल पे बिल्कुल नहीं निकालना है, जो बच्चे निकाल लेते हैं। उसको निकाल के फिर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, आर पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। एक तो ये तरीका होता है। अब देखना एक एक्टिव अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही सिंपल सी। एल और आर पता है ना सिर्फ। मैंने कहा क्या मैं इसको वहां एग्जाम में ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय आर बाय 2। आप सबने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल हो गया। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब था एल आर और अपॉन में कितना आ रहा है? 2। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर इतना इजी पार्ट मेरे सामने मुझे वहां मिल जाता है तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब जरा ध्यान से देखना, एक बार आपको समझ में आएगी बात अच्छी तरीके से। तो हम समझेंगे यहां पे कि इसका मतलब हो गया एल आर अपॉन 2। तो आपके सामने 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी है, इसको डायरेक्ट यूज मत करना। ये 2 स्टेप वहां करके दिखा देना। 2 स्टेप कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, मैंने सिर्फ उसको ऐसे लिखा है, पाई थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू पाई थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2। इतना सिंपल सा पार्ट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एकदम इजी, बिल्कुल सिंपल। इसके आगे चलते हैं। अब सिर्फ एक पार्ट बचेगा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट वाला पार्ट। एक सर्कल के अंदर जब कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सेगमेंट्स पढ़ रहे हैं। हम सेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मेजर सेगमेंट, बेसिकली सेगमेंट का मतलब होता क्या है? ये सर्कल है,
ये यहां सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गई आपकी ए बी, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस। आपके सामने ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है, इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर जब हमने कॉर्ड ड्रॉ करी तो एक एरिया बना नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मेरे दिमाग में एरिया ऑफ सेगमेंट का एक ही फॉर्मूला निकल कर आता है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल को। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर तो दें, बट सवाल ये उठ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे। तो बेसिकली आपके बोर्ड्स में 3 पार्ट आया करते थे, एंगल सिर्फ 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहां सेंटर पे आपको 3 एंगल मिला करते थे। थीटा की वैल्यू सिर्फ 3 ही पॉसिबल थी। पहली थीटा इक्वल्स टू था 60 डिग्री, नंबर 2 थीटा इक्वल टू था 90 डिग्री, और नंबर 3 थीटा इक्वल टू था 120 डिग्री। तो बेसिकली जो 120 डिग्री वाला पॉइंट है कटवा दिया गया है, 120 डिग्री वाला एंगल हटवा दिया अभी आपके 30% डिडक्शन में कि ये नहीं आ रहा, सिर्फ इन दोनों में पढ़ना है। तो अब आप जब भी सेगमेंट का एरिया कहीं देखोगे तो आपको एंगल सिर्फ 60 और 90 ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 60 और 90 वालों को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको ये पता हो कि इस सेक्टर के अंदर जो ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो आप खुद सोचकर देखो कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर ये 2 साइड्स इक्वल है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और ये एंगल 60 बन रहा है। तो 100% हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और इन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री, और हम यहां से एक्स को निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि इन दिस ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, सो दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। तो आप किसी भी ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ कर सकते हो इस तरीके से, अगर आपके सामने बीच में एंगल 60 और 2 साइड्स इक्वल है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से सारे एंगल 60 निकाल दो और फिर प्रूफ कर दो कि वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको सबसे पहले जब भी यहां एंगल 60 मिलेगा तो आप उसको साइड में ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे वैसे लिख करके आप उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करोगे। अगली बात समझ में, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद हम सब जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो इन फर्स्ट केस अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3 साइड स्क्वायर। अब क्योंकि साइड जो है वो आर ही है, अब अगर साइड की वैल्यू हमारे पास आर ही है तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, रूट, हमको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3 साइड स्क्वायर अपॉन 4। तो बेसिकली यहां पर आएगा √3 आर स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ गया है। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर आपके सामने जो ये एंगल बन रहा है उसमें ये दोनों पॉइंट्स आपके सामने आर है, दोनों वैल्यूज आर है, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल के अंदर बेस मतलब आर और हाइट का मतलब भी आर, तो आप बोल सकते हो हाफ आर इंटू आर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन सेकंड केस जब आपके सामने थीटा हो 60 डिग्री, तो उस केस में आप क्या करोगे जरा ध्यान से सुनना। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर। इन दो के अलावा और कोई पॉइंट आएगा नहीं, ध्यान रखना, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। कभी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना पड़ जाए अगर, तो पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। मैंने आपको फिर कहा 2 ही केस आएंगे, 120 वाला नहीं आएगा। अब बेसिकली कई स्कूल्स में या कई जगह आपको ये बताया गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ सेगमेंट को ऐसे निकाल दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। एक ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखवा देंगे वो। अब ये फॉर्मूला मैं भी मान रहा हूं बिल्कुल है, और इस फॉर्मूला से आप किसी भी एंगल, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि एंगल 60 है, 30 है, 45 है, 90 है, सब पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस को हमने प्रूफ कैसे किया। तो सर कंप्लीट डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन के अंदर क्योंकि 11th क्लास की एंटिटी काम आती है, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि इस एंटिटी से ये डेरिवेशन ये पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला से नहीं करेंगे, और ना ही इस एंटिटी हमारे यूज में है तो हम इसको वहां डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली हमें यूज नहीं करना है 11th क्लास की एंटिटी,
हमें ये फॉर्मूला एग्जाम में यूज नहीं करना है, ये बोर्ड्स में नहीं आता, ध्यान रखना। बोर्ड्स के अंदर इसको यूज करने पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो बोर्ड्स में इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। बोर्ड्स में तो इसको यूज करना ही नहीं है। बोर्ड्स में मैंने आपको ढंग से सिखा दिया, दो ही चीजें आएगी, 60 और 90 आराम से कर दोगे। अब हम लोग शुरू करेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो। नंबर 1, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड in 1 minute is equals to 6 डिग्री। कैसे निकाला? 15 मिनट में बनाती है 90 डिग्री एंगल, तो 1 मिनट में कितना? आपको सबको पता है कि 15 मिनट का मतलब होता है कि जो क्लॉक है वो 12 से मूव करके 3 पे आ गई है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 90/15। दैट मीन इन 1 मिनट द एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इज 6 डिग्री। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है आगे, इसलिए बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इज, क्योंकि यही बताता हूं, छोटा सा पॉइंट है, सेम एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड। अब क्योंकि बहुत बेसिक पार्ट है, आर हैंड 1 मिनट में जो एंगल बनाती है दैट इज ऑफ हाफ डिग्री। इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? हाफ डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री एंगल बनाती है 12 आवर में। 12 आवर्स में बनाया 360 डिग्री, तो उसने 1 आवर में कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। अगर 60 मिनट में उसने 30 डिग्री एंगल बनाया, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 60 और 30/6 दैट विल बी इक्वल टू हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में वो बनाती है हाफ डिग्री एंगल, और इसीलिए आपके सामने मैंने लिखा है। जनरली क्लॉक वाले केस में जो मिनट हैंड का जो लेंथ होता है वो हमेशा उस क्लॉक की रेडियस बनेगा, ध्यान रखना। हमको पता है कि प्रैक्टिकली वो टच नहीं कर रहा होता है, बट फिर भी हम मानेंगे कि वो उस डायल का, जिस डायल में वो घूमता है उस डायल का, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट है, और हम उसको रेडियस मानेंगे। और वो भी लिख के देगा कि अज्यूमिंग द लेंथ ऑफ मिनट हैंड एज अ रेडियस ऑफ क्लॉक, तो हम रेडियस ही मानेंगे, ध्यान रखना। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 12.2 का, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6 एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं, है ना? ध्यान से सुनना। आपके पास यहां पर एक सेक्टर है, इसका रेडियस है 6 और इसमें एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि दिख रहा है एंगल के अकॉर्डिंग माइनस सेक्टर ही बनेगा, क्योंकि मेजर के लिए हमेशा रिफ्लेक्स एंगल यूज में आता है। तो पाई आर स्क्वायर θ/360 फॉर्मूला था। जब पाई के बारे में कुछ भी निकालो 22/7 यूज करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में चलने देंगे। आर की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में कितना आ रहा है? 360। 0 0 कैंसिल, 2 6 से पूरा 36 कैंसिल, आंसर आएगा 132/7। आपको आंसर हमेशा इस चैप्टर का 12, 13 और 14, इन 3 चैप्टर के आंसर आपको बिना कहे डेसिमल देने, ध्यान रखना, फ्रैक्शन है मत छोड़ना। तो डिवाइड किया आपने 7 से, 7 1 जा 7 होता है, आगे आएगा 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56, फ्राई कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 56 60 था ना, 35, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया, ध्यान रखना, जो कि आपने फाइंड किया है बाय द फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब क्वाड्रेंट का लोग ध्यान सुना, सब क्वाड्रेंट का एरिया डायरेक्ट याद रखना सब, ठीक है? ये एक पॉइंट है जो हमने फॉर्मूला में डिस्कस नहीं किया। एक सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, सेंटर ले लो, ओरिजिन, तो जो 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज क्वाड्रेंट, ये है हमारे सामने क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? क्योंकि ये सर्कल का 1/4 हम बोल सकते हैं, पाई 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का 1/4 होता है। बेसिकली क्वाड्रेंट का एंगल बनता है 90 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया ये? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी अगर आप लगाते हो तो एंगल 90 पुट करोगे, अपॉन में 360 आएगा, 90 4 होता है 360, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब इसने आपको बोला कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है 2 पाई आर दे रखा है 22, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 22,
और आप कह सकते हो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22। कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। और हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। आप एक 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल कर दो, एक 7 से 7 काट दो, आपका आंसर आएगा 77/8। सॉल्व करना पड़ेगा 9 पॉइंट। अब क्योंकि 72 आएगा 5 हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपके सामने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया। मैं क्यों फालतू सेक्टर वाला पार्ट अप्लाई करूं, अगर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचोगे यहीं पे 1/4 पाई स्क्वायर पे। डायरेक्ट अप्लाई करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन नंबर 3, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. जो मिनट हैंड है उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, तो आपको जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आया आपके सामने। सपोज दिस इज अ क्लॉक और ये आपके सामने एक मिनट हैंड है जो 12 से घूम करके 1 पे आई है। दिस इज कॉल्ड 5 मिनट, इसको 5 मिनट कहते हैं। 5 मिनट में उसने जो एंगल बनाया वो है थीटा डिग्री। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं जानता हूं कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो मिनट हैंड ने 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 30 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपके पास थीटा की वैल्यू जो कितनी निकल गई है 30 डिग्री निकल गई है। ध्यान रखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने फाइंड करिए कितनी निकल गई है थीटा 30 डिग्री। आपको निकालना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में एंगल बना 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और हम कह सकते हैं कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ आर इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में कितना आएगा 360। कट गया ये 3 से कैंसिल 12 टाइम्स, 7 2 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 2 से फिर कैंसिल कर दो तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो आपका आंसर निकल के आएगा 11 4 44, 11 से 11 154 अपॉन 3। आंसर बिकम 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड 5 मिनट्स में इतना एरिया स्वेप्ट करेगी, ध्यान रखना 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtend an angle, a right angle at the center. बेसिकली जो सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है उसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है 90 डिग्री बनाया है। तो ये कॉर्ड ए बी, इसने सेंटर पे एंगल कितना बनाया है 90 डिग्री बनाया है। इसने एंगल बनाया है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, एक निकालना है मुझे मेजर सेक्टर का एरिया। पाई यूज करना है 3.14, ध्यान रखना। अब क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मुझे पाई यूज करना है 3.14, कोई दिक्कत नहीं। थीटा अपना कितना है 90 डिग्री। सबसे पहले उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फिर मेजर सेक्टर पूछा है, तो मैंने फर्स्ट पहले निकालना स्टार्ट किया माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि थीटा 90 डिग्री तो वो राइट ट्राइंगल है, आप बोल सकते हो पाए tan स्क्वायर थीटा इज 90 डिग्री अपॉन में आएगा 360 और माइनस हाफ आर स्क्वायर tan इंटू tan। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बिकॉज इट इज अ राइट ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने किस फॉर्मूला से निकाला है, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला है। पाई यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 360 और यहां पे आएगा आपका आंसर 50 डिग्री। 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 50 सेंटीमीटर सॉरी। 90 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको रिमूव किया आपने, यहाँ पे 100 आ गया। 100 से पूरा 100 कैंसिल हो गया। 2 से 2 टाइम्स, 2 से कट गया 157 टाइम्स। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16 माइनस 50। आंसर निकल के आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। या आपने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपने फाइंड किया है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, ध्यान रखना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके सामने एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं मेजर सेक्टर के एरिया की। हमको क्लियर दिख रहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमने पढ़ा था
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो हम बोल सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 360 माइनस 90 इज 270 अपॉन में आएगा 360। 9 3 जा 9 4 जा, रिमूव किया नीचे 100 आ जाएगा, पूरा 10 कट जाएगा कंप्लीट, 2 से 2 टाइम्स 2 से कैंसिल हो जाएगा 157 टाइम्स। आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 21 2 15 एंड 2 17 1 471 अपॉन 2 235.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सिर्फ आर थीटा की वैल्यूज पुट करनी है, आपका अपने आप आंसर निकल के आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल इज 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर और सेगमेंट तीनों का एरिया पूछा, ध्यान रखना। दिस इज अ सर्कल, यहां पर आपके पास रेडियस कितना दिया है उसने, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 21, थीटा इज 60 डिग्री। तो हमने सबसे पहले फाइंड किया लेंथ ऑफ आर्क, पाई आर थीटा अपॉन 180, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ आर इज 21, थीटा इज 60 अपॉन में कितना आएगा 180, 6 3 18 होता है, 3 7 से कट जाएगा 21, पूरा आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। मेरा कोई मूड नहीं है दोबारा सब पुट करने का, तो मैंने इसको लिखा पाई आर थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय आर बाय 2। तो आपको याद आ जाएगा मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, एल आर अपॉन 2 अप्लाई कर रहा हूं। मैंने उसका डेरिवेशन लिखा है पहले, एल के लिए 22 निकाली हमने, आर इज 21 और अपॉन में कितना आ रहा है 2, 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, आंसर निकल के आएगा 11 1 11 to 22 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब उसने कहा कि जो सेगमेंट बनेगा ना कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से, अब उसका भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, आपने कहा सर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्योंकि आपके सामने जो ट्रायंगल है वो एंगल 60 डिग्री लेकर बैठा हुआ है, तो क्लियर है कि यहां पर हम एरिया ऑफ इस ट्रायंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आप जानते हो कैसे प्रूव करना सिखाया है, कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एक्स एक्स मानोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स निकालोगे, 60 60 60 आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने ट्रायंगल निकल कर आएगा उसका एरिया कितना होगा, वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना और भी इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा √3 साइड स्क्वायर अपॉन 4। तो बेसिकली मैंने यहां पर लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज ऑलरेडी सॉर्टेड, 231 इज द एरिया ऑफ सेक्टर, बार बार निकालने मत बैठ जाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है √3, द वैल्यू ऑफ साइड इज 21, क्योंकि रेडियस साइड होती है हमेशा इसमें, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में कितना आएगा 4। अब हमें यहां पर √3 की वैल्यू आपको याद करना सिखाया था चैप्टर 9 के अंदर की वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। जब उसने कुछ नहीं बोला तो हम लोग 1.73 यूज करेंगे, ध्यान रखना। 231 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई बाय 441 करेंगे, अपॉन में 4 आएगा। एक छोटी सी बात समझना जरा ध्यान से, आप यहां पर इस सर्कल वाले पार्ट को यही सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर करने की गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। एक बारी में आपका आंसर एग्जामिनर से मैच होगा, बिकॉज दिस इज द अप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व इट। क्यों फालतू मिक्स कर रहे हो, यहां पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसको 231 में से क्या कर लेना, सिंपल माइनस कर लेना। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एकदम इजी सा। इन क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला कि जो कॉर्ड है रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। जब उसने माइनर सेगमेंट पूछा, आप जानते हो एंगल 60 मतलब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3 को भी यूज करने के लिए बोला है, √3 1.73 यूज करना है और पाई 3.14 यूज करना है। तो हम समझ गए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करके एरिया ऑफ आप निकाल दोगे कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट।
पूरे सर्कल में से अगर आपने माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया तो आप बोल सकते हो किसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो ध्यान रहे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे के पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया क्या करना होता है, माइनस आपको पहले भी सिखाया चुका है, आप ये खुद करेंगे, ध्यान रखना बैठ करके। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कटवा दिया गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि कट गया है तो हमें वो करने की जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसके अंदर आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा फिगर बनाया। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of size 15 meter by a mean of 5 meter long rope. अभी जो रस्सी की लेंथ है वो आपके सामने है 5 मीटर। बेसिकली ये जो आपके सामने इन्होंने बनाया है, इस पॉइंट ए से समझते हैं, पॉइंट ए से जो लेंथ है दिस इज 5 मीटर आप कह सकते हो। तो वो ये वाला जो एरिया है वो ग्रेस कर पाएगा फील्ड का, इतना इतना एरिया वो ग्रेस कर लेगा, ये एरिया फील्ड का वो ग्रेस कर जाएगा, ध्यान रखना। तो हमने यहां पर लिखा when the length of rope is 5 meter then radius is 5 meter and इसने पूछा है the area of that part of the field in which the horse can graze। तो आप बोलोगे कि ये क्वाड्रेंट बन रहा है बिकॉज स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ आर इज 5। तो हमने 5 को लिखा है 2 बार। अब आप क्या करोगे जरा ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर का आपके सामने आएगा 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। यहां कैंसिल कर दो, सो पाई कितना यूज करना है, पाई उन्होंने बोला है कुछ 3.14 यूज करने के लिए बोला है, मैं लग ही रहा था 3.14 बोला होगा 5 वैल्यूज को देखकर ही। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे हम लोग। आपने सो रिमूव किया, नीचे कितना आ गया 100 आ गया, 2 to the 4 होता है, 2 से कैंसिल 157 टाइम्स। अब बेसिकली और कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। 25 7 का कितना होता है, 27 से होता है 175, 7 कैरी चला गया, 17 कैरी चला गया, सॉरी 20 तो 125 प्लस 17 कितना हो जाएगा 135, 142 14 कैरी 25 प्लस 14 कितना हो गया 39। अपॉन में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिवाइड बाय 2 फर्स्ट, देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2 1 2 2 9 18 2 6 12 अपॉन 100। Your answer become 19.625. This is your answer. इतना मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेस किया होगा हॉर्स ने, इतने मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेस किया है किसने, हॉर्स ने। 19.625 एरिया ग्रेस कर लिया हॉर्स ने। जब उसकी रोप की लेंथ क्या थी 5 मीटर थी, जब रोप की लेंथ 5 मीटर है तो उसने जो एरिया ग्रेस किया दैट इज 19.625। अगले सेकंड पार्ट में उसने बोला कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह अगर उसकी लेंथ 10 मीटर होती तो क्या होता, तो ये वाला एरिया ग्रेज होता बेसिकली। अब अगर वो इतना बड़ा एरिया ग्रेज करेगा 10 मीटर के टाइम पे, तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कि कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया क्या कर दो माइनस, बड़े क्वाड्रेंट में से छोटे क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बड़े क्वाड्रेंट में से छोटे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो किया, एरिया इंक्रीज्ड या इंक्रीज्ड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। आपको सिंगल इक्वेशन बनानी है 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप कह सकते हो कि 1/4 पाई कॉमन आएगा, बचेगा यहां पर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आंसर आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे किया मैंने, a प्लस बी a माइनस बी। मेरे पास ऑलरेडी इसका एरिया निकाला था बट मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे पता है कि कोई फायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमें ज्यादा फायदा है इस वाले पार्ट में। नीचे कितना आ गया 100। वैसे अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका आपको वैल्यू निकाला हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो आपके लिए सॉल्व करना और थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां मुझे लास्ट में अभी क्लिक किया कि अगर आपके पास रेडियस 10 दिया हुआ है तो ज्यादा इजी है इस तरीके से सॉल्व करना। देखो कैसे, 1/4 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, इसका मैं निकाला 19.625 आंसर आ रहा था 19.625।
आपने सॉल्व किया, पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 100, दोनों 10 निकल गए। 2 से 2 टाइम्स 2 से 150, 7 टाइम्स 2 से फिर कैंसिल कर देना, कितना आएगा 78.5 माइनस 19.625। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर, और वो किस पे निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। ज्यादा इजी हो गया ना, ये ऐसे कर लेना ज्यादा इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब 9th के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सामने एक ब्रोच बना हुआ है, जो कोट पे लगाते हैं लोग, देखा होगा जनरली आपने देखा होगा कोट पे हम लोग पहनते हैं ब्रोच। तो आपके एक ब्रोच बना हुआ है, इस ब्रोच में इन्होंने टोटल 5 डायमीटर्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 डायमीटर्स है और ये इक्वली प्लेस्ड है। इक्वली प्लेस्ड होने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा होगा ना, ये एंगल बनेगा आपका कितना डिग्री, थीटा डिग्री। दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, थीटा थीटा थीटा, ये सारे के सारे एंगल्स क्या है आपके, थीटा है। अब अगर आपको इन सारे के सारे एंगल्स का सम करने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे कि यार tan थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है 360 और थीटा कितना निकल के आ रहा है 36 डिग्री। The value of angle is 36 degree. A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into tan equal sectors as shown in the figure. As shown in figure. Misprint. The total length of silver wire required. हमें निकालना है find the total length of silver wire required in the area of each sector of the brooch. बेसिकली उसने एरिया ऑफ सेक्टर तो पूछा, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है। डायमीटर अगर 35 मिलीमीटर है तो हम कह सकते हैं रेडियस कितना निकल के आएगा 35/2 मिलीमीटर। तो हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर 35/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा इज 36 और अपॉन में कितना आएगा 360। 10 टाइम्स कट जाएगा, आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा बिकॉज पाई हमें 22/7 ही यूज करना है और 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 है और नीचे आ रहा है 10, तो हम लिख सकते हैं 1/10। 7 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा यहां पर और आपका आंसर आएगा। अब डिवाइड बाय 4 करना तो कोई दिक्कत नहीं, हम 4 से भी डिवाइड कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो 2 रखकर 10 को छोड़ सकते थे, एज इट इज कर देना यहाँ पे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर निकल जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। नंबर 1 का आंसर देना है मुझे, तो नंबर 2 का आंसर दिया है मैंने। नंबर 1 का आंसर मुझे आपको देना है, इसके अंदर लेंथ ऑफ निकालना है सिल्वर वायर। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर और साथ में 5 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 35। 7 5 over 35, 2 से कैंसिल, 2 हो गया, आंसर आ गया 110 प्लस 25 15 और 2 7, आंसर निकल के आएगा आपके पास 285 मिलीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, 285 मिलीमीटर। ये आपका आंसर निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकल के आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल के आ गया, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। मेन पार्ट था ये, आपको सिखाना था मेरे को कि थीटा कैसे निकाला जाएगा, ध्यान रखना। तो आपने सीख लिया अच्छे तरीके से, बहुत आसान से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इक्वली स्पेस्ड क्या है, तो जो एंगल बन रहा है थीटा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, ये भी थीटा है, थीटा 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 एंड थीटा। टोटल 8 थीटा है, सम आएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो आप बोल सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री। तो अभी आपका काम है, an umbrella is 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area obtained, find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है उनकी वजह से सेक्टर बन रहा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो जो अम्ब्रेला में वायर निकले हुए होते हैं ना, वायर लगे हुए होते हैं, दैट आर कॉल्ड रिब्स। और 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच में जो एरिया है दिस इज अ सेक्टर। तो बेसिकली वो आपको थीटा मिल चुका है, आपसे एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछ रहा है। और आप बोल सकते हो कि एरिया between 2 consecutive ribs is equals to area of sector होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45, थीटा इज 45 अपॉन में कितना आएगा 360। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा उसको लिख देना
सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा पार्ट है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ कैंसिल होगा नहीं, ये कट जाएगा, जो वैल्यू नीचे निकल कर आएगी उससे डिवाइड करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। और जनरली एग्जाम में कैलकुलेशन आपके लिए आसान रखेंगे, टफ नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115. So basically this is the windshield of car. और आपके सामने इस तरीके से वाइपर्स बने हुए हैं। एक इस पॉइंट से वाइपर बना हुआ है, दूसरा वाइपर आपको ऐसे बना हुआ है। ये बनते हैं पूरे कितने डिग्री एंगल पे? 115 डिग्री एंगल पे, 115 डिग्री एंगल पे। तो आपको ये जो ओवरलैप नहीं करते जनरली, है ना, और आप देखो कार के वाइपर्स कहां ओवरलैप करते हो। बेसिकली फिगर क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है और लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ब्लेड। ये ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे केस के अंदर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला फाइंड द एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। तो यहां पर एरिया क्लीन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 करना मत भूलना, बिकॉज सेम ऐसे दो सेक्टर्स बन रहे हैं। पाए 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन में आएगा 360 और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। पाई के लिए आप सब जानते हो 22/7 यूज करना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 7 से ये वाला पार्ट कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन पूरी की पूरी करके दिखानी पड़ेगी। तो जनरली मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम में इतनी टफ कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक प्रिपरेशन हमारी हो जाएगी। तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करेंगे, बिकॉज बोर्ड्स आपको देने हैं। तो थोड़ा तैयार हो जाओ, इनकी कैलकुलेशंस करो ढंग से बैठ करके। टू वांट शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स देयर इज अ लाइट हाउस। सपोज दिस इज अ लाइट हाउस, ये एक लाइट हाउस है। यहां से लाइट स्प्रेड होती है। आप सब जानते हो कि लाइट जो स्प्रेड होती है वो एक सेक्टर की फॉर्म में स्प्रेड होती है। एंगल कितना बनता है? द एंगल इज 80 डिग्री। द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज, this is the radius of sector, that is 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. Pi use करना है 3.14. This is basically a lighthouse. This is a lighthouse. ये lighthouse है एक, और ये सेक्टर बन रहा है। तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया, जिस एरिया पर ये सेक्टर का पूरा ये लाइट स्प्रेड हो गया, हमें वो एरिया निकालना है। That will be equal to area of sector. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इज 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन में कितना आएगा? 360। कैंसिल कर देना, आराम से सॉल्व कर देना। इसके बाद सारे पॉइंट्स रिमूव कर दो। पहले आपको पता है कि नीचे आपको तभी छेड़ना है जब आपको पता हो कि पूरा कैंसिल हो रहा है। तो अभी आप नॉर्मली 4 से कैंसिल कर दो, फिर यहां कैंसिल हो जाएगा 2 से एक बार और, तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 के बाद पॉइंट लगाना, ध्यान रखना। डिवाइड कर लेना बाद में पहले, फिर 4 के बाद उसमें पॉइंट लगा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। अब आपके सामने इन्होंने एक राउंड टेबल दी है, इसका सेंटर सपोज यहां मान लेते हैं। इस सेंटर को जब मैं ज्वाइन करूंगा इससे, यहां, इससे और इससे, और इधर भी, तो टोटल एंगल्स बनेगा बस 6। वी हैव 6 इक्वल एंगल्स। दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज 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 थीटा। टोटल 6 थीटा इक्वल टू 360। हमने मेंशन नहीं किया वाई एंगल्स आर इक्वल, तो हमने मेंशन किया कि इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारी की सारी कॉर्ड्स भी इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, ध्यान रखना। तो थीटा कितना निकल के आएगा यहां से? 60 डिग्री। आपको डिजाइन का एरिया निकालना है। डिजाइन बेसिकली कहां दिख रही है? सिर्फ सेगमेंट में दिख रही है। एक सेगमेंट का एरिया निकाल करके एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6। टोटल 6 बन रहे हैं। सेगमेंट का एरिया कितना होता है आपने कहा? सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ आर इज 28, थीटा इज 60 डिग्री, अपॉन में आएगा 360। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मेंशन कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय साइड इज
व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 और अपॉन में आएगा 4। इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। पहले इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, इसको अलग और इनको सॉल्व करके माइनस कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं एलसीएम लेकर मिक्स मत करना, यहां पर फालतू प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आराम से करो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 22/7 में 728 से कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका एरिया निकल के आएगा डिजाइन का। उसने कॉस्ट पूछी तो 0.35 आपको रेट दे रखी है, सीधे उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा का पूरा कॉस्ट निकल जाएगा, डिजाइन का कंप्लीट कॉस्ट। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो उसी की एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में बन के आपके सामने आ रहे हैं। अभी हमारे एक एमसीक्यू आया, ये 1 मार्कर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वो क्वेश्चंस हम करते हैं जो केस स्टडी क्वेश्चंस हमारे सामने नए ऐड किए, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इसमें बोला पहचानो कि इनमें से कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर है, जब इसमें एंगल बोला है कि पी है और रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर इज कैपिटल आर और थीटा इज पी, अपॉन में आएगा 360। एक भी पार्ट ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं यहां इसको कैंसिल करता हूं 360 टाइम्स तो आंसर बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। तो हम कह सकते हैं दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। आंसर ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो अभी जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं ये रिलेटेड टू सर्कल्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखना। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयारी करो। पहले तो फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मिलकर के आपको इस चैप्टर में एक्सपर्ट्स बनाएंगे। बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम इसके नेक्स्ट डे पर करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप आराम से कवर कर पाओगे, बिकॉज आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे। सो क्लास दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।